भारत आज अगर विश्व गुरु है, भारत आज अगर चीन की, अपने पड़ोसी दुश्मन देशों की टक्कर ले पा रहा है, तो उसकी नींव में एक ऐसे महात्मा का योगदान है, एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व का योगदान है जो स्वदेशी के बड़े पुरोधा थे, जिनका मस्तिष्क बहुत अद्भुत था। जो भारत में हम यूं कहें कि हम ऋषियों की बात करते हैं तो उन ऋषियों की तरह थे जो आजीवन अविवाहित रहकर, एक सेवक की तरह रहकर, एक सन्यासी की तरह रहकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। आज यदि भारत परमाणु ताकत है, भारत ब्रह्मोस बना रहा है, पृथ्वी बना रहा है, अग्नि बना रहा है, तो उसके मूल में एक वैज्ञानिक का तप है। उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1966 को आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास अल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर अचानक बोइंग 707 में विस्फोट हुआ और भारत का यह महान वैज्ञानिक जो जिनेवा में किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा रहे थे, वहां पर उस प्लेन क्रैश में उनकी 1966 में डेथ हो गई। उनकी डेथ के बारे में पहले ये कयास लगाए जाते थे कि उनकी डेथ CIA ने, अमेरिका ने करवाई थी। आइए आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1962 में। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। हमारे एक प्रधानमंत्री केवल सफेद कबूतर उड़ाते रहते थे। चीन के साथ युद्ध में भारत बुरी तरह से टक्कर लेकर, बुरी तरह से हम यूं कहें कि पराजय हुई हमारी, हमें मुंह की खानी पड़ी। और ये जो पराजय हुई, ये भारतीय सेना की नहीं थी। भारतीय सेना तो अपने पूरे अदम्य साहस के साथ लड़ी, लेकिन जो हमारा राजनीतिक मोर्चा है, हमारी जो तैयारियां हैं, उसके ऊपर हम पूरी तरह से विफल हो गए। हमारे प्रधानमंत्री केवल सफेद कबूतर उड़ाते रहे, केवल पंचशील की बात करते रहे, केवल नोबेल प्राइज मिल जाए इसकी बात करते रहे। हमारे DRDO के जो कारखाने हैं उसके अंदर उन्होंने कारखानों में गोला बारूद की जगह कप ब्लेड बनवाने शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। तो 1965 में, 1962 के बाद जब नेहरू जी का देहांत हो जाता है तो 1965 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय के अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उसको नए नए अमेरिका से पेटेंट टैंक मिले हैं। वो ये सोचता है कि ये अदने से कद का नाटे सा व्यक्ति ये मेरी क्या टक्कर ले पाएगा। मैं भारत के ऊपर आक्रमण करता हूं, चाइना से भारत अभी हारा है, मैं भारत को हराकर भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर, या तो पूरे भारत के ऊपर, या भारत नहीं तो कम से कम जम्मू कश्मीर को तो हम अपना वापस ले लेंगे। ये सोचकर पाकिस्तानी अयूब खान अपने पेटेंट टैंकों के साथ, अमेरिकी पेटेंट टैंकों के साथ, जिसके ऊपर बहुत गुमान था कि ये पेटेंट टैंक जहां जाएंगे वहां तबाही मचाते हुए चले जाएंगे और इनकी टक्कर की कोई हथियार, कोई इक्विपमेंट भारत के पास नहीं है। 1965 का युद्ध हुआ। 1965 का युद्ध शास्त्री जी के संकल्प के बल पर जीता गया। शास्त्री जी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया, पूरे देश को एक साथ खड़ा किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया और पाकिस्तान के साथ उस युद्ध में, 1965 के युद्ध में भारत की विजय हुई। भारत ने एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा जमाया। ताशकंद का समझौता हुआ। रूस ने, अमेरिका ने जबरदस्ती शास्त्री जी के ऊपर दबाव दिया और उनको मजबूरी में वो समझौता करना पड़ा और मजबूरी के उस समझौते में शास्त्री जी की डेथ हुई। और शास्त्री जी की डेथ होने के बाद, इस युद्ध के बाद 1965 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने देखा कि भारत आर्थिक शक्ति के साथ साथ जो सैन्य शक्ति है उसमें उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ा पा रहा, तो डॉक्टर भाभा ने ये उस समय अक्टूबर 1965 में ये कहा कि भारत यदि चाहे और भारत के प्रधानमंत्री यदि इजाजत दें तो मैं 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता हूं। ये जो घोषणा थी, ये बहुत ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर यह घोषणा की गई। भारत के करोड़ों भारतीयों के अंदर उत्साह का संचार हुआ। लेकिन एक देश अमेरिका जो ये सोचता है कि मैं पूरी दुनिया का दादा हूं, उसको ये घोषणा रास नहीं आई और उसकी आंखों में डॉक्टर भाभा खटकने लगे। 1968 की बात करें तो 1968 में पूरी दुनिया के जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, UK, USA, फ्रांस, चीन और रूस, इन पांचों ने एक पूरी दुनिया के सामने एक संधि रखी कि पूरी दुनिया में ये परमाणु हथियारों से बहुत खतरा है। 1945 में जो नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया, उस बम से हजारों लाखों व्यक्ति मारे गए और 2-2, 3-3 पीढ़ियां तक अपंग पैदा हो रही हैं। तो इन पांचों देशों ने अपने यूनाइटेड नेशन के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा पूरी दुनिया के सामने कि हम 5 देशों के पास हथियार हैं, अब आगे कोई भी हथियार का परीक्षण नहीं किया जाएगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। तो उसके ऊपर 197 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए
भारत से कहा गया कि आप हस्ताक्षर कर दीजिए, तो 1968 में भारत ने मना कर दिया कि हम इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जब पूछा गया कि क्यों नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे अड़ोस में पड़ोस में जो शक्तिशाली परमाणु शक्ति संपन्न देश चीन बैठा हुआ है, हमें कभी भी खतरा हो सकता है। तो भारत ने कहा कि हम परमाणु का कभी प्रयोग नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हस्ताक्षर तब करेंगे जब आप जिन 5 देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो संकल्प ले लें कि हम अपने परमाणु हथियारों को डिस्कार्ड कर देंगे, तो पूरी दुनिया में किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है। तो उन 5 देशों ने कहा, जो परमाणु हथियार संपन्न थे, कि हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कि हम अपने हथियार डिस्कार्ड करेंगे, हथियारों को नष्ट करेंगे, हम अपने हथियार नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी दादागिरी है कि दुनिया में और कोई देश ये हथियार नहीं बनाएगा। तो भारत ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो ये मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके सामने रखी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने एक पारसी परिवार में जन्म लिया, 5 बार जिनका नॉमिनेशन नोबेल के लिए किया गया, 5 बार, क्योंकि वो एक बड़ा खतरा थे इसलिए नॉमिनेशन की कमेटी ने उनको ठुकरा दिया। उनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं। बचपन में एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। पारसी परिवार में जब जन्म हुआ तो बचपन से ही वो चांद सितारों को देखा करते थे। चांद सितारों को देखते देखते वो उसमें खो जाते थे। फिजिक्स में उनकी बहुत रुचि थी। मुंबई में उनके पिताजी एक जाने माने एडवोकेट थे। उनके दादाजी मैसूर के उस समय के जो महाराजा होते थे उसके सामने उनके जमाने में शिक्षा का बड़ा काम उन्होंने किया था। तो एक बहुत संपन्न परिवार में, बहुत सुख सुविधाओं वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार, पहले उनकी मुंबई में पढ़ाई हुई, उनके परिवार ने उनको कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेजा। उनके पिताजी उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा इंजीनियर बनने की नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि यदि तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, वैज्ञानिक बनना है, तो पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास की और पास करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग मैंने आपकी इच्छा से कर ली, अब मेरी इच्छा है कि मैं फिजिक्स पढ़ूं, मैं साइंटिस्ट बनूं। तो उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की, छात्रवृत्ति उनको मिलती रही। जब भारत की आजादी का समय आया तो भारत की आजादी के समय वो दुनिया की सारी फेलोशिप, सारे सुख सम्मान को ठुकरा कर भारत में आ गए। और जब वो भारत में आए और भारत में आजादी से पहले 1945 में ही JRD टाटा को तैयार करके उन्होंने, उस समय भारत में विज्ञान का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था, विज्ञान के नाम पर, शोध के नाम पर भारत जीरो था, क्योंकि 200-300 सालों के, 500 सालों के अंग्रेजों के राज ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में जीरो कर दिया था। पुराना विज्ञान भुला दिया था और नए जो कॉलेजेस खोले गए थे वो केवल क्लर्क तैयार करने के लिए कॉलेजेस खोले गए थे कि हमें अपना काम चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए क्लर्क मिलते रहें, हमें भारत की विज्ञान की तरक्की से, उन्नति से कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेजों ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खोला। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किराए के एक घर में JRD टाटा से 45,000 रुपए का सहयोग लेकर उनकी अनुशंसा से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और उनकी टीम ने की। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने पूरे देश और दुनिया में जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे उनसे आह्वान किया कि अब स्वदेश को, स्वदेश के स्वाभिमान को, स्वराज्य को, अपने भारत देश को आपकी मेधा की, आपकी शक्ति की, आपके मस्तिष्क की आवश्यकता है। हमें जो काम करना है वो भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत की से भूख, गरीबी और लाचारी को दूर करने के लिए लगाना है। तो उनके आह्वान पर बहुत से वैज्ञानिक भारत आए। डॉक्टर विक्रम साराभाई आए, डॉक्टर सेठना आए, डॉक्टर रामन्ना आए, और उसके बाद इसी पीढ़ी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तैयार किया। आज यदि भारत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि में शक्तिशाली है, दुनिया की के जो मजबूत देश हैं उनकी आंखों में आंखें डाल सकता है, तो उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई नींव के पत्थर की तरह हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जिस पारसी परिवार में जन्म हुआ, उन पारसियों के बारे में आज पूरे देश में संघर्ष चल रहा है। NRC के बारे में संघर्ष चल रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में संघर्ष चल रहा है, अल्पसंख्यक होने के बारे में। इस देश की 30% ऐसी आबादी है जिसमें अधिकतर जाहिल लोगों की कमी नहीं है, जो अपने आप को 30% होते हुए भी मारकाट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की यदि बात की जाए तो मैं कहता हूं पारसी समुदाय इस देश का सबसे अल्पसंख्यक समुदाय है। पूरे दुनिया में उनकी आबादी केवल 70,000 की है। भारत में उनकी आबादी लगभग 50 से 55,000 है। बाकी सारे अल्पसंख्यकों की आबादी तो बढ़ रही है, उनकी आबादी कम हो रही है। तो ये जो पारसी समुदाय है, आज से 1300 साल पहले ईरान में इनका राज्य होता था। इनका राज्य 3500 साल पहले स्थापित हुआ। 1400 साल पहले एक धर्म, एक मत, एक संप्रदाय अरब में पनपा। उस संप्रदाय के कुछ लोगों को ईरान के देश में, जो हमारे
पारसी थे उन्होंने उनको शरण दी। पर्सिया उस देश का नाम होता था। जिन लोगों को उन्होंने शरण दी उन्होंने ही तलवार के बल पर पर्सिया में रहने वाले, ईरान में रहने वाले सारे पारसियों को खत्म कर दिया। कुछ पारसी जान बचाकर भागे, वो खाड़ी के पास गुप्त रूप से रहे। उन्होंने पालदार नौका तैयार की और नौका तैयार करने के बाद वो उस नौका के अंदर लगभग 1800 पारसी परिवार, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब थे, वो आए। गुजरात में नवसारी में आए। नवसारी में राणा जी नाम के एक राजा वहां पर होते थे। उस राजा के दरबार में वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे अपनी कहानी सुनाई कि हम पर्सिया देश में रहते थे, वहां पर हमने कुछ लोगों को शरण दी और शरण देने के बाद उन लोगों ने, उनका मत ऐसा था, उनकी मान्यताएं, उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी थी, उन्होंने हमारे ही देश में हमें खत्म कर दिया और आज हमें जान बचाकर भागना पड़ रहा है, तो आप हमें शरण दे दीजिए। किसी भी देश में जब शरणार्थी आते हैं तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भार बनते हैं। उस राजा ने, जो राजा राणा था, उसने दूध का एक लोटा मंगवाया और दूध का लोटा उनके सामने रखा और कहा कि जैसे इस लोटे के अंदर और कोई जगह नहीं है, वैसे ही मेरे राज्य में बाहर के किसी शरणार्थी के लिए कोई जगह नहीं है। तो जो ईरान से जो पारसी आए थे उन्होंने उस लोटे के अंदर शक्कर डाली और शक्कर जैसे दूध में मिठास की तरह घुल गई। उन्होंने कहा कि इस लोटे के अंदर जगह नहीं थी दूध के लिए, लेकिन हम शक्कर की तरह आपके राज्य में रहेंगे और आपके राज्य में हम मिठास फैलाएंगे। वो पारसी समुदाय जो 1800 का आया था, उनकी संख्या आज 50-55 हजार अपने देश में है और ये निरंतर कम हो रही है। उस राज्य में वो रहे और पारसियों का योगदान, जिसको अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 130 करोड़ के इस देश में हम यदि 1% की बात करें तो 1,30,00,000 होती है। इन पारसियों की संख्या की बात करें तो 0.0001 लगभग ये जो संख्या है, इस संख्या के इन लोगों का देश की मजबूती में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो टाटा कंपनी की बात करते हैं, दादा भाई नारोजी, जो टाटा, जमशेद जी टाटा, और जमशेद जी टाटा के पिताजी नौशार जी टाटा, वो इंग्लैंड में गए 19वीं शताब्दी में। उन्होंने वहां पर स्टील बनता हुआ देखा तो स्टील का कारखाना यहां पर स्थापित किया। वो टाटा के स्टील का कारखाना जो 19वीं शताब्दी के शुरू में यहां पर स्थापित हुआ, वो आज भारत की तरक्की की नींव है। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल बना तो उसमें टाटा का योगदान रहा है। जो स्वदेशी उद्योग की ताकत क्या होती है वो आप समझ सकते हैं कि भारत में यदि टाटा 1910 में बना तो टाटा के आधार पर बहुत से उद्योग धंधे पनपे। आज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। आज यदि चंद्रयान भेजना है तो चंद्रयान भेजने के लिए जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, उन मशीनों के अंदर बनाए जाते हैं। वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हथियार बनाने के अंदर भी, मिसाइल बनाने के अंदर भी किया जाता है। अगर हमारे देश में यदि ऑटोमोबाइल के, मशीनरी के बहुत प्रेसाइज कारखाने नहीं होंगे, टूल एंड डाई बनाने की, अलग अलग इक्विपमेंट बनाने की फैसिलिटी नहीं होगी, तो हमें एक नट बोल्ट भी खरीदना है तो हमें दूसरे देश से मंगवाना पड़ेगा। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो दूसरा देश उस समय सहयोग नहीं करता। तो टाटा ने टाटा स्टील जो स्थापित किया उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। गोदरेज परिवार का नाम आपने सुना होगा, यह भी पारसी परिवार है। दादा भाई नारोजी का नाम आपने सुना है। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ का नाम आपने सुना है। 1971 का जो युद्ध हुआ वो जनरल मानेकशॉ ने अपने हिम्मत और बहादुरी से जीता था। 93,000 सिपाहियों का सरेंडर करवाया था। फील्ड मार्शल ने, मानेकशॉ ने, एक साधारण पारसी व्यक्ति ने वो युद्ध जीत कर दिया, नेतृत्व करते हुए पूरे सैनिकों के साथ। लेकिन समझौते की टेबल पर हमारी जो दुर्गा प्रधानमंत्री थी वो हार गई। वहां से जो भुट्टो आए प्रधानमंत्री, उन्होंने समझौते की टेबल के ऊपर ये कहा, भुट्टो के सामने ज्यादा रोब में आते हुए, ज्यादा घमंड में आते हुए, कि 93,000 सैनिक या जमीन में से आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। भुट्टो बहुत समझदार था, उसको पता था कि 93,000 सैनिकों को तो ये मार नहीं सकते। उसने कहा कि मुझे जमीन दे दीजिए जो आपने जीती है, सैनिक मुझे नहीं चाहिए। नतीजा क्या निकला कि हमें जमीन भी देनी पड़ी, हमें सैनिक भी देने पड़े। शिमला समझौते के नाम से ये आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ पारसी समुदाय में हुए। होमी जहांगीर भाभा का जन्म भी पारसी समुदाय में हुआ। यदि ये पारसी समुदाय जो 0.0001 के बराबर भी नहीं है, ये पारसी समुदाय देश में नहीं होता तो देश आज तरक्की के इस मुकाम पर नहीं होता। एक तरफ तो ये 0.0001 पारसी समुदाय है और दूसरी तरफ वो समुदाय है जो अरब के आक्रांताओं को अपना आदर्श मानता है और जब इस देश की हार के ऊपर ताली बजाता है, इस देश के अंदर रहते हुए, इस देश के अंदर खाते हुए भी जिसकी भावनाएं इस देश के साथ नहीं जुड़ी हुई है, जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है कि दूसरे देशों से जो आतंकवादी आए उनको भी यहां की नागरिकता दी जाए। तो
ऐसा ये पारसी परिवार रहा है। हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की बात कर रहे थे। 5 बार उनको नोबेल के लिए नामित किया गया, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। वो उसके हकदार थे, उन्होंने कभी प्राइज के लिए काम भी नहीं किया। वो हमेशा जो दिखावा है उससे दूर रहते थे। और वो केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक के साथ साथ वो वास्तुशिल्पी थे, वो नियोजक थे, वो निपुण थे। 10 से अधिक बड़े मेजर इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित किए। स्वदेशी की कितनी प्रबल भावना थी आप देखिए। डॉक्टर सेठना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन सारे वैज्ञानिकों को, सैकड़ों वैज्ञानिकों को उन्होंने विदेश से बुलवाया। और विदेश से बुलवाने के बाद उन वैज्ञानिकों की जो डिमांड थी कि आपको ये फैसिलिटी चाहिए, ये लैब चाहिए, आपको इतनी सैलरी चाहिए, आपको ये भत्ते चाहिए, तो हम सारा अरेंजमेंट आपको जो विदेश में मिलता है वो देश में आपको उपलब्ध करवाएंगे। उनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छे अच्छे पदों के ऊपर रखा। एक इंस्टीट्यूट में, एक संस्था में यदि अच्छा पदाधिकारी हो, भावना के साथ काम करे, तो वो कहीं भी पहुंचा सकता है। और यदि निकम्मा और अयोग्य पदाधिकारी हो तो वो उस इंस्टीट्यूट को खत्म कर सकता है। स्वदेशी के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम सारा साहब भाई का एक संकल्प था कि मुझे मुट्ठी भर वैज्ञानिकों के साथ परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का संकल्प था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई स्वदेशी के पुरोधा थे। उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1947 में देश आजाद हो रहा है। परमाणु बम के बारे में लोग जानते नहीं है। परमाणु के बारे में केवल इतना जानते हैं कि इससे बम बनता है। उस समय परमाणु का शांतिपूर्वक कार्यों के लिए प्रयोग करने का, जो सजेशन देने का, उसका जो दर्शन देने का काम है, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। 1948 में एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई, परमाणु आयोग की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उसको लीड किया। 1965 में वो कहते हैं कि 18 महीनों के अंदर हम परमाणु बम बना सकते हैं। 1966 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में डेथ हो जाती है। अमेरिका के CIA के एक एजेंट होते हैं, अमेरिका के CIA के एजेंट, जिनका नाम था डॉक्टर क्राउली। कई सालों तक, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने CIA के एजेंट के रूप में बिताई। उनके साथ ग्रेगरी डगलस नाम के एक पत्रकार रहे। 6 साल तक वो उनके साथ रहे और बातचीत के अंदर जो रहस्योद्घाटन हुए वो उन्होंने लिखे हैं। तो अपनी पुस्तक में वो साफ साफ लिखते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जैसे ही ये घोषणा की कि 18 महीनों में भारत परमाणु बम बना सकता है, वो CIA के और अमेरिका की आंख की किरकिरी बन गई। क्योंकि पूरे पश्चिमी देश ये चाहते थे कि जितने गरीब देश हैं, जितने विकसित देश हैं, वो कोई परमाणु बम की बात ना करें। वो कहते हैं कि पहले आप अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कीजिए, परमाणु बम की बात बाद में कीजिएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिनेवा की कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर पश्चिमी देशों के सामने कहा कि गरीब देशों को तो परमाणु ऊर्जा की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा के और कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गरीब देश परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करें, रिसर्च करें, लेकिन उसका प्रयोग युद्ध की बजाय वो अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए करें, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करें। तो डॉक्टर भाभा पूरे पश्चिमी जगत की आंख की किरकिरी थी, अमेरिका की विशेष रूप से किरकिरी थी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि यदि भारत ने परमाणु बम बना लिया तो एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर भारत का प्रभुत्व हो जाएगा और अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका जो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। तो स्वदेशी के कितने प्रबल पक्षधर थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने पहले ही देख लिया कि परमाणु बम हम बनाएंगे तो परमाणु बम के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूरेनियम की हमें जरूरत पड़ेगी, और यूरेनियम भारत में होता नहीं है। 1948 में के बाद जो पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर और कलपक्कम में बनाया गया, उसके लिए ब्रिटेन ने यूरेनियम दिया था। तो उन्होंने भारत के अंदर जो थोरियम पैदा होता है, जो प्लूटोनियम पैदा होता है, 1947-48 में ही थोरियम और प्लूटोनियम के लिए आयोग की स्थापना कर दी कि कैसे भारत के रेत से थोरियम और प्लूटोनियम निकाला जाए, ताकि भविष्य में यदि कोई देश प्रतिबंध लगाए तो हमारा अभियान रुके नहीं। तो ऐसे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत मानते थे, उनसे बहुत इंप्रेस रहते थे और उनकी बात मानते थे। इसीलिए 1948 में डॉक्टर भाभा ने अपनी योग्यता से देश के प्रधानमंत्री को तैयार कर लिया था कि परमाणु के ऊपर काम हो। भाभा नहीं होते तो और कोई इसका सुझाव देता तो शायद नेहरू जी स्वीकार भी नहीं कर पाते। तो नेहरू जी ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को एक बार कहा कि आप मंत्री बन जाइए, मैं आपको मिनिस्टर बना देता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या किसी और दूसरे विभाग का, जिसका भी आप चाहें। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि मुझे मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे ना तो सुख भोगना है, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे प्रसिद्धि चाहिए। मैं मिनिस्टर बन गया तो मेरा सारा समय सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलने जुलने में चला जाएगा और मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधारण तरीके से एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक ऋषि के रूप में रहते हुए इस देश को बुलंदियों पर पहुंचाया। तो आज स्वदेशी के उस पुरोधा, उस वैज्ञानिक ऋषि की आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी कहानी आप अपने बच्चों को जरूर बताइए, जरूर सुनाइए। इस देश में आज जो हो रहा है, उस देश में
उस हालात को देखकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी चुप नहीं बैठते। आप भी अपनी आवाज उठाइए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के साथ खड़े होइए और राष्ट्र धर्म निभाने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो स्वदेशी के उस पुरोधा को हम भारत स्वाभिमान की ओर से, पतंजलि योगपीठ की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।